हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे NIOS 10th क्लास इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा और किस तरीके से आसानी से आप अपने क्वेश्चन पेपर की तैयारी कर सकते हैं। इतना भी कवर कर लिया तो आप आसानी से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन पेपर की, कैसा क्वेश्चन पेपर होगा। उसके बाद में हम सोल्व क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा जो है क्वेश्चन पेपर कुछ इस टाइप का आता है। यहाँ पर आपको आपका रोल नंबर लिख देना है। जब आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको ऐसे यहाँ पर रोल नंबर लिखना है। बाद में आपको यहाँ पर आपके डे एंड डेट जो भी होगी एग्जाम की वो यहाँ पर लिख देनी है। फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। ठीक है, मार्क्स का हमारा क्वेश्चन होता है। 3 आवर्स हमें मिलते हैं 3 घंटे क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे पहला हमें मिलता है रीडिंग सेक्शन। क्या मिलता है? रीडिंग सेक्शन हमें मिलता है और रीडिंग सेक्शन जो है वो हमारा 15 मार्क्स का है और ये बहुत इजी है। इस पेपर पास करना सबसे आसान है। ठीक है, 10th क्लास का क्या हुआ है कि हमें एक पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, एक पैसेज गिवन है हमें, 2 यहाँ पर सेक्शन में पैसेज को बांटा गया है और यहाँ पर इसमें से ही आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 12th क्लास के इंग्लिश में क्या होता था कि आपको पैसेज गिवन होता था, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, उसका आंसर आपको फाइंड आउट करके आपको इस पैसेज में से देखना होता था। लेकिन 10th क्लास में ऐसा नहीं है। आपको क्या है कि एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि द पैसेज इज अबाउट, मतलब पैसेज किसके बारे में है और आपको 4 ऑप्शन गिवन है। यहाँ पर चारों में से एक आंसर है। ठीक है, बस आपको क्या करना होगा, इसको पैसेज को रीड करना होगा सही तरीके से। बस आपको पैसेज को रीड करना होगा। ठीक है, आप कैसे, देखो आप गलतियाँ यहाँ पर भी कर जाओगे। अर्ली राइजिंग यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, हार्ड वर्क भी दिया गया है, अर्ली मॉर्निंग भी दिया गया है। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये किस टॉपिक पे बात की जा रही है। ठीक है, तो अब बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पर तो मॉर्निंग वॉक भी है, अर्ली राइजिंग भी है, हार्ड वर्क भी है, अब फंड ऑफ एनर्जी भी है। तो आपको यहाँ पर तो इनमें से ये और ऑप्शन भी मिले हुए हैं। ठीक है, तो हम कौन सा वाला इसमें से आंसर टिक करें, तो इसको इसलिए ही केयरफुली पढ़ना है कि द ग्रेट एडवांटेजेस ऑफ अर्ली राइजिंग इज़ द गुड स्टार्ट इट गिव्स अस इन आवर डेज वर्क। तो जल्दी उठना जो है वो एक अच्छी शुरुआत होती है दिन की और इसके कई फ़ायदे होते हैं। जल्दी उठने वालों के लिए क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क कर पाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ वो क्या कर रहे थे, अर्ली मॉर्निंग उठने से क्या होता है, माइंड जो होता है वो फ्रेश रहता है। तो अब तो वाकई की बातें की जा रही हैं। अर्ली राइजिंग जो है वो हमारा क्या है, मेन टॉपिक है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको जो है इसके आंसर देने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि एन अर्ली राइजर परफॉर्मेंस इज़ बेटर बिकॉज, क्या होता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बेटर होती है। तो आपको ये वर्ड भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। ध्यान से जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाओगे कि हिज माइंड इज़ फ्रेश, उसका माइंड जो है वो फ्रेश रहता है, जिसकी वजह से वो क्या कर पाता है, उसकी परफॉर्मेंस जो होती है वो बेटर होती है और जो बाकी पर्सन होते हैं उनके मुकाबले। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया गया है, अगेन यहाँ पर दे दिया गया है इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको इसका आंसर करना है और सिर्फ एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पर क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ से पैसेज में से सेम मीनिंग के वर्ड निकालें। पावर और हेल्पफुल के एक सेम मीनिंग के वर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं पैराग्राफ के अंदर, आपको उसका यहाँ पर अपोजिट वर्ड लिखने हैं। ठीक है, मतलब उसके जो है सेम सिमिलर वर्ड लिखने हैं। ये आपका 2 मार्क्स का है। ये कितने मार्क्स का आपका है, 8 मार्क्स में, मतलब इतने आसानी से आपको 8 मार्क्स मिले। 8 मार्क्स में आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा पैसेज जो सेकंड है उसमें भी हमें यहाँ पर एक पैसेज गिवन है, 3 सेक्शन में से बांटा हुआ है और पहले सेक्शन के आपको फर्स्ट ये क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में से मिल जाएंगे। ठीक है, आपको पहले इसको पढ़ना है ध्यान से और फिर इसका आंसर देने हैं। अगेन यहाँ पर वही चीज़ करी हुई है इन्होंने, अगेन यहाँ पर वही चीज़ है कि आपको क्वेश्चन पूछा गया है और उस क्वेश्चन का आंसर इन चारों में से कोई एक है। अब इसमें से तो आप आसानी से इसको ढूंढ लोगे। ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ में तो आंसर है आपका, तो ये सबसे ईजी है आपके, यानी कि 15 मार्क्स तो बहुत आसानी से आप गेन कर सकते हो इस पेपर के अंदर। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपसे यहाँ पर 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 7 क्वेश्चन किस तरीके से हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड यहाँ पर अगेन वही सेम मीनिंग के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर सॉल्व पेपर भी देखेंगे, बट फिलहाल यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक इनफॉर्मल लेटर लिखने के लिए आया आपको। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर लिखने के लिए आपको यहाँ पर आया है, तो आपको एक लेटर का फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। लेटर कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मेट कैसा होता है वो आपको आना चाहिए। इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। लेटर कैसे लिखना है, आसानी से क्वेश्चन पेपर को, पैसेज को कैसे सोल्व करना है, इसके ऊपर भी मैंने और वीडियो बनाई हुई है क्वेश्चन पेपर से, तो आप उनको भी देख लीजिए। उनसे वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अब आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। ठीक है, आपको क्या लिखनी है, एक रिपोर्ट लिखनी है। तो काफ़ी बच्चों को हो सकता है रिपोर्ट लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा सेंटेंस लिखने होते हैं और यहाँ पर आपके लेटर में एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट से आपको अगर थोड़ा सा भी आपने फॉर्मेट लिख दिया, बीच में गलती भी हो गई तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो हम इसको नहीं कर रहे, हम सिर्फ इसको कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा रहता है वो, सबसे ईजी जो रहता है वो होता है आपका मैसेज। ठीक है, मैसेज आपको लिखने के लिए आ जाता है। मैसेज आपका आता है 4 मार्क्स का
और इससे ईजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैसेज सबसे आसान है, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको ईजी वे में बताया कि आप इसमें से ही आंसर को बना सकते हो, ठीक है। तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर यहाँ पर आपको 100 वर्ड्स में यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखने के लिए आया हुआ है, तो आपको अपने एक टॉपिक पे यहाँ पर जो है वो 100 वर्ड्स में लिखना है। तो ये अगर आपको सेंटेंस अच्छे से आते हैं, आपको इतनी इंग्लिश आती है कि आप बना सकते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। 3 मार्क्स में चाहे आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो या 10th क्लास के, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पर डायलॉग वगैरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, वहाँ नहीं आते। बट आपके जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, नरेशन स्पीच है, या फिर आपके कंजक्शन है, या फिर आपके एक्टिव पैसिव वॉइस है, दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ और वीडियोज़ भी बनाऊंगी, तो वहाँ से आप उनको कर लीजिएगा। यहाँ फिलहाल की अगर बात करें तो यहाँ से आपको ये एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन पूछा गया है, एक्टिव पैसिव वॉइस से, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको इसके आंसर लिखने हैं। फिर यहाँ पर ये कंजक्शन है, कंजक्शन में आपको कुछ वर्ड दिए हुए हैं और 2-2 सेंटेंस दिए हुए हैं, इन्हें आपस में आपको मर्ज करना है, ठीक है। फिर आपको एक यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर ये आप कह सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, कौन सी वर्ब यहाँ पर लगाई जाएगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी, इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कंप्लीट द डायलॉग गिवन। देखो यहाँ पर आपको डायलॉग कंप्लीट करने हैं। हैव यू डिसाइडेड टू गो फॉर योर हॉलीडे, ठीक है। तो इसका आंसर है कि यस आई हैव, ठीक है, यस आई हैव डिसाइडेड टू गो टू शिमला, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर इसके आंसर्स बना सकते हैं। तो यहाँ से इसका जो है आपको डायलॉग कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर आपको सेंटेंस के एक तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसका आंसर आपको पता होना चाहिए, मतलब एक आइडिया आपको लगाना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं यहाँ पर और क्वेश्चन से। एक इसमें है आपके WH फैमिली के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वेयर आर यू गोइंग आरुष, ठीक है, आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी, ठीक है। इस तरीके से एकदम सिंपल है, आप इसके आंसर बना सकते हो। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, राम क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेयर आर यू गोइंग आरुष, तो आप यहाँ पर आरुष रिप्लाई कर रहा है कि आई एम यहाँ पर आप क्या लगाओगे। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, आपसे सिंपल प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनकी कॉन्टिन्यूस में, तो आप बोलोगे आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी, ठीक है। वाले क्वेश्चन होते हैं, ये भी आपके बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 दोनों ही आपके नरेशन स्पीच हैं, यानी कि 6 मार्क्स आपसे जो पूछे गए हैं वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से पूछे गए हैं, ठीक है। जो नरेशन स्पीच होती है उससे पूछे गए हैं, तो इसको आप ना करें तो चलेगा, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी है और इसको करने में टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। उसके बाद में आपसे 6 मार्क्स में ग्रामर पार्ट से है ये, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। इसमें क्या होगा कि आपको ए एंड द यानी कि आर्टिकल भी दे रखे हैं, आर्टिकल का यूज़ भी हो सकता है, ठीक है, वर्ब का यूज़ भी सही तरीके से हो सकता है, एडजेक्टिव का यूज़ भी दिया हुआ है, ठीक है, तो कंजक्शन का भी यूज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इन सबको इसमें फिल करना है। तो कुछ बेसिक से यहाँ पर आप इनको कर सकते हैं। बाकी के मैं कुछ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आऊँगी चैनल पे, वगैरह आते होंगे और कंजक्शन ये सब भी आते होंगे, आपको आर्टिकल एंड आपके प्रीपोजिशन भी आते होंगे। तो ये हो गए। उसके बाद में अब आ जाता है आपका लिटरेचर पार्ट, ठीक है। तो लिटरेचर पार्ट में आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, नहीं कर रहे हैं। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है। 14 में आपको यहाँ पर दिया हुआ है एक आपको छोटा सा एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, आपकी बुक से लिया गया है, एक छोटा सा टॉपिक है, एक्सट्रैक्ट है, इसमें से ही आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप आसानी से इनके आंसर दे पाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन इसको हम नहीं कर रहे, लेकिन फिर से आपको एक पैसेज दिया गया है जो कि आपकी बुक से है। फिर आपको एक पैसेज दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 में 4 मार्क्स का, ये आपका पैसेज है और ये पैसेज आपको बुक से दिया गया है, द पैरट हु वुडंट टॉक, ठीक है, इससे दिया गया। इससे कुछ क्वेश्चन आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन आपके इसमें से ही पूछे गए हैं। तो बुक की सिर्फ अगर आपने रीडिंग करी है तो भी आप आसानी से इसको पास कर जाएंगे, क्योंकि इतना ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है ये वाला आपका। एंड अगेन एक और पैसेज आपको गिवन है, यानी कि आप देखिए कितने आसानी से आप कितने मार्क्स, टोटल जितना मैंने बताया उसके मार्क्स कैलकुलेट करिए कितने बैठे हैं आपके मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स से तो ज़्यादा आप नॉर्मली ले आओगे अगर आपने लिटरेचर पार्ट को याद भी नहीं करा तब भी, ठीक है, क्वेश्चन आंसर लर्न नहीं भी करे तब भी। पैसेज भी आपकी बुक से लिया गया है और इसमें से ही आपसे आंसर पूछे गए हैं, ठीक है। और ये इस टाइप का आएंगे और ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाला, ठीक है, आने के चांसेस ज़्यादा लगते हैं क्योंकि इस वाले चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद में अब आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए 18 में आपसे ये टिक वाले क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपसे क्या किया गया है कि आपको जो इसका आंसर, ये आपने बुक अगर रीड की हुई होगी तो वहीं से आपके ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, किसी भी आपके चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। मैसेज हो गए, ठीक है। 15 मार्क्स ये हो गए, प्लस हमें मिल जा रहे हैं 15 मार्क्स से अलग 7 मार्क्स ये हो जाएंगे हमारे। तो हम यहाँ पर लास्ट में लिख लेते हैं इसके मार्क्स। एक हमने देख लिए 15 मार्क्स, ठीक है, हमारे रीडिंग सेक्शन के 15 मार्क्स, ठीक है, एंड प्लस में 7 हमारे लेटर के हो जाएंगे।
मैसेज का आएगा 4 मार्क्स, आपको मैसेज के मिल जाएंगे, मैसेज लिखने के मिल जाएंगे। मैसेज बहुत ईजी है, आप इसको आराम से कर सकते हो, मेरे वाली वीडियो देख लीजिएगा, आप बहुत आसानी से आप कर पाओगे। फिर ग्रामर पार्ट के हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस के 3 मार्क्स आप कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए। है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको कर लीजिए 6 मार्क्स का। एंड देन उसके बाद में 6 मार्क्स के आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स के ये और 3 मार्क्स के वो, यानी कि डायलॉग, ठीक है। तो डायलॉग आपके 6 मार्क्स के हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद में हम जो करना है वो आपके हैं, आप देखो अगर इसमें आपको आर्टिकल की भी नॉलेज होनी चाहिए, इसमें आपको प्रीपोजिशंस भी आने चाहिए, ठीक है। तो कुछ भी अगर कर पाए, मान लीजिए आपने 3 भी कर लिए तभी मार्क्स मिल जाएंगे। अगर अभी इसको हटा भी दें, इसको अगर मान लीजिए इसको हटा भी दें, उससे अलग भी अगर मार्क्स ऐड किए जाएँ तो आप कितनी आसानी से कितने सारे मार्क्स गेन कर सकते हैं वो देखिए। ये पैसेज रीड करना है, इसके आंसर देने हैं 4 मार्क्स का। अगेन आपको 17 पे एक पैसेज गिवन होगा, ठीक है, उसमें भी इसमें से आंसर आपको फाइंड आउट करने 4 मार्क्स का। और यहाँ पर ये 3 मार्क्स के आपसे पूछे गए हैं, मतलब आपसे मल्टीपल चॉइस, अगर नहीं करना चाहते कोई बात नहीं है। अब आप इनको मार्क्स को जो है ऐड कर लीजिए, आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे आप आसानी से, और प्लस आपके टीएमए के मार्क्स, तो इससे ज़्यादा तो आसान कुछ है ही नहीं। इंग्लिश का पेपर जो है 10th क्लास का पास करना बहुत आसान है, बहुत ईजी पेपर रहता है, आपको बस थोड़े से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। डिफरेंट टाइपों पर आपके इस तरीके के आप पैसेज पढ़ लीजिए बुक के अंदर से, और उनके जो है किस तरीके से उनके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, क्या है क्या नहीं है, वो आप चेक लीजिए, वो आप देख लीजिए कि आंसर कैसे कैसे दे रखे हैं उसमें, ठीक है। ये आप करिए, ये बहुत आसानी से आप इसमें पास हो जाएंगे। हम एक सॉल्व क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारा सॉल्व क्वेश्चन पेपर, और सॉल्व क्वेश्चन पेपर में हम देखेंगे कि सबसे पहले तो अगेन हमारा 100 मार्क्स का पेपर होता है, 3 आवर्स का होता है, और यहाँ पर सबसे पहले हमें पैसेज गिवन होता है, 8 मार्क्स का पैसेज होता है, इसके आंसर आपको इसी में से मिल जाते हैं। जस्ट एग्जाम्पल, आपको यहाँ पर एक पैसेज गिवन है कि अ ग्रीन हाउस इज कवर्ड एंड इनक्लोज एरिया विच प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड लेवल ऑफ हीट, लाइट एंड ह्यूमिडिटी फॉर प्लांट्स टू ग्रो इन इट। Sometimes crops can be grown throughout the year in a greenhouse in spite of seasonal changes outside. आपने ये पैराग्राफ पढ़ा छोटा सा, एंड देन उसके बाद में आपको आंसर कैसे गिवन होंगे, क्वेश्चन कैसे गिवन होंगे, पूछे जाएंगे आपसे वाइज आएंगे कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, चूज द बेस्ट ऑप्शन वेयरएवर गिवन, ठीक है। और में से कोई एक ऑप्शन को चूज करना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि व्हाई इज इट possible to grow plants in a greenhouse in spite of seasonal changes outside। अब अगर मान लीजिए आपको इसकी इंग्लिश की हिंदी बनानी नहीं आती, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे आप देखो, इन स्पाइट ऑफ सीजनल चेंजेस आउटसाइड, ये लाइन कहाँ पर है, इन स्पाइट ऑफ सीजनल चेंजेस आउटसाइड। ओके, आपने यहाँ पर लाइन देख ली, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे जो इस लाइन के आसपास में जो वर्ड दिए गए हैं उनमें से ये आंसर है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, आउटसाइड द इंक्लोजर इज मेड ऑफ ओपेक ग्लास ऑफ ग्रीन प्लास्टिक शीट विच लेट इन कंट्रोल्ड क्वांटिटी ऑफ सनलाइट एंड द वार्मथ इज रिटेन्ड बाय द वॉल एंड द रूफ। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं इनमें से कौन सा जो आंसर है वो सेट बैठेगा, मतलब कौन सा आंसर यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा, बस हमें इतना सा करना है। सबसे पहला है देयर इज कंट्रोल ग्रोइंग कंडीशन इन ए ग्रीन हाउस। ओके, अ ग्रीन हाउस डज नॉट अलो सनलाइट टू एंटर इट। क्या यहाँ पर कहीं पर भी हमें ऐसी लाइन दे रखी है कि जो ग्रीन हाउस है उसके अंदर सनलाइट नहीं आ पाती, इसकी वजह से ग्रीन हाउस में जो है वो होता है, ठीक है, यानी कि जो आपके सीजन ना भी हो तो भी आपके जो प्लांट्स वो ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं गिवन है कि सनलाइट एंटर नहीं होती है। दूसरा है अ ग्रीन हाउस प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इंसेक्ट, कहीं पर भी इंसेक्ट का नाम लिया गया है, कहीं पर भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का नाम लिया गया है, बिल्कुल भी नहीं लिया गया। अ ग्रीन हाउस कीप्स द प्लांट्स ग्रीन, जो ग्रीन हाउस है उसके वो जो है वो प्लांट्स को क्या रखता है, ग्रीन रखता है। यहाँ पर कहीं नाम लिया गया नहीं, यहाँ पर नाम लिया गया है कि द इनक्लोजर इज मेड ऑफ ओपेक ग्लास। और देखिए ओपेक ग्लास मतलब होता है जो ट्रांसपेरेंट ना हो, ठीक है। तो इसमें बोल रखा है कि ये जो है ग्रीन हाउस वो बंद होता है चारों तरफ से, वो ग्रीन प्लास्टिक की शीट से बना हुआ होता है। एंड लेट इन कंट्रोल क्वांटिटी ऑफ सनलाइट, यानी कि कंट्रोल क्वांटिटी मतलब जितनी क्वांटिटी की ज़रूरत होती है सनलाइट की उतनी ही वो ग्रीन हाउस में आने देता है, ठीक है। वार्मथ इज रिटेन्ड बाय द वॉल, यानी कि जो ज़रूरत होती है उतनी लाइट उतनी गर्मी ही उसके अंदर रह पाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसका मीनिंग पहले वाले के अकॉर्डिंग सेट बैठ रहा है, यानी कि देयर इज़ अ कंट्रोल्ड ग्रोइंग कंडीशन इन ए ग्रीन हाउस, ठीक है, ग्रीन हाउस। तो आपका फर्स्ट वाला इसका आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इसमें से आंसर देखने हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन आर द ट्रांसप्लांट ग्रोन इन अ ग्रीन हाउस, यानी कि जो ट्रांसप्लांट्स हैं
ठीक है, वो कब ग्रो होते हैं, यानी कि ग्रो होते हैं हमारे ग्रीन हाउस में। इन समर, इन लेट विंटर, थ्रू आउट द ईयर, इन अर्ली समर। अब बच्चे एक गलती सबसे पहले बच्चे गलती करेंगे, थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर हाईलाइट देख के वो बच्चे थ्रू आउट द ईयर पे ही टिक लगा देंगे, जबकि ये गलत है। हमें इतनी जल्दीबाजी भी नहीं करनी है क्वेश्चन को करने में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में बात करते हैं। जो ट्रांसप्लांट्स हैं, अभी इनकी बात कर रहे हैं ना, तो अब इसे हम देख लेते हैं। ट्रांसप्लांट की बात की जा रही है, मेंटेन एंड ग्रोइंग। हमें जहाँ तक हमने ये वाला पढ़ा, इसमें हमें कहीं पर भी ट्रांसप्लांट की बात नहीं की जा रही है, तो हम थर्ड वाले पैराग्राफ में पढ़ लेते हैं। याद रहे, जल्दी नहीं करनी है क्वेश्चन आंसर को करने में। ग्रीन हाउस आर नॉर्मली यूज फॉर ग्रोइंग फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड प्लांट्स फॉर ट्रांसप्लांटिंग। एक वर्ड मिल गया हमें। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें इंग्लिश इसकी नहीं आती है। अगर आपको इसकी इंग्लिश आती है, आप इसको पैराग्राफ को भी समझ के इसको भी समझ गए, तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आप इससे इजी, मतलब आपके लिए कोई पेपर हो ही नहीं सकता। 12th क्लास में थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन आता है, बट 10th क्लास में बहुत ईजी है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हमें बोल रखा है कि मैनी प्लांट्स आर ग्रोन इन द वार्म इन्वायरमेंट ऑफ ग्रीन हाउस इन विंटर, यानी कि कुछ जो प्लांट्स है उनको ग्रो किया जाता है वार्म इन्वायरमेंट में इन विंटर में, ठीक है, इन विंटर, एंड ट्रांसप्लांटेड आउटसाइड एज द वेदर वार्म्स अप। और जो ट्रांसप्लांटेड होते हैं आउटसाइड एज द वेदर वार्म्स अप, यानी कि जब मौसम जो है थोड़ा सा गर्म होता है, ठीक है, जब मौसम थोड़ा सा गर्म होता है, यानी कि ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से गर्मियाँ आ रखी हैं या फिर पूरी तरीके से सर्दी आ रखी हैं। तो इन समर में तो कोई मतलब नहीं बनता, इन लेट विंटर में भी कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल नहीं। इन अर्ली समर, यानी कि जब जो गर्मियां हैं वो स्टार्ट होती हैं इन अर्ली समर, तो इसका आंसर क्या होगा, इन अर्ली समर, ठीक है। फ्रेंच बोटनिस्ट ग्रो ट्रॉपिकल मेडिकल प्लांट्स। अब इसका आंसर क्या होगा, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि फिल द ब्लैंक्स है तो आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। इसमें हम देख लेते हैं, नीदरलैंड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस राइट ऑफ दिस सीजन वाज करंटली बिल्ट ग्रीन हाउस वेस्टर्न एरिया ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। द फ्रेंच बोटनिस्ट चार्लेस बोनापेर्ट ग्रो। देखो, अब यहाँ पर द फ्रेंच बोटनिस्ट, ठीक है, हमें यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रो से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर उनका नाम लिख दिया है, तो आप नाम से कन्फ्यूज मत होइए। ग्रो से देख लीजिए आगे, ग्रो ट्रॉपिकल मेडिकल प्लांट्स इन ग्रीन हाउस, ठीक है, मेडिकल प्लांट्स इन ग्रीन हाउस। यहाँ पर क्या आएगा आंसर, ग्रीन हाउस, ठीक है, क्या आएगा आंसर, ग्रीन हाउस आएगा थर्ड वाले में। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन, इसमें बोल रखा है कि पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सिमिलर। अब यहाँ पर जो है इनके मिलता जुलता मतलब आपको जो है वो सेम वर्ड निकालना है। तो यहाँ पर आपको सेम वर्ड कौन सा मिलेगा, तो सबसे पहले अगर बात करें हमारे, मैंने अभी जस्ट एक वर्ड पढ़ा था जिसका मैंने आपको बताया था कि ओपेक ग्लास, मतलब कि नॉट ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता। यहाँ पर ओपेक ग्लास की बात की गई है, तो उसका मतलब होता है यानी कि जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ठीक है। ओके, आइडिया की बात की जाए तो आइडिया क्या बोल सकते हैं, आइडिया को क्या बोल सकते हैं, आपको इसको रीड करना है, ठीक है, आपको इसको क्या करना है, रीड करना है। मैं डायरेक्टली वर्ड्स देख रही हूँ, आप इसको देखिएगा कि कौन सा वर्ड इसके सिमिलर मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको ध्यान से इसे एक बार तो पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज पूरा क्वेश्चन आपका बहुत ईजी बनाया हुआ है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न ग्रीन हाउस, द कॉन्सेप्ट, द आइडिया, ठीक है, एक ही मीनिंग है, यानी कि कॉन्सेप्ट इसका क्या होगा, आंसर होगा इस वाले का, ठीक है। What are the disadvantages of growing plants in an open? क्या disadvantages हैं वो आपको बताने हैं। तो ग्रीन हाउस हैव कंट्रोल ओवर द ग्रोइंग कंडीशन फॉर प्लांट्स, का आंसर हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है। ग्रोइंग सीजन्स विद लार्ज चेंज इन हीट, लाइट एंड ह्यूमिडिटी, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है 6। What two factors make the operation of ग्रीन हाउस considerably expensive? अब आपको ऐसे दो फैक्टर्स के बारे में बताना है जो कि ग्रीन हाउस को एक्सपेंसिव बना देते हैं, यानी कि एक्सपेंसिव बना देते हैं। ऐसे दो फैक्टर्स कौन से हैं, तो यहाँ पर हमसे बात की गई है, हीटिंग एंड वेंटिलेशन आर टू मेन activities in a successful greenhouse. There has to be regular supply of fresh air for plant respiration. All these are artificially done and account for considerable low cost of operating a greenhouse.
कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ ग्रीन हाउस। तो ये दो, हीटिंग एंड वेंटिलेशन, ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो सिंपल आपको इस तरीके से इसके क्या करना है, आंसर करने हैं। यहाँ पर आप इसके आंसर्स देख सकते हैं। जो सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ भी सेम ही है। सेकंड पैराग्राफ में भी आपसे इसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड ये बहुत इजी है, इसलिए इसको अभी मैं नहीं करवा रही हूँ क्योंकि ये सबसे इजी है, आपको इसके आंसर बहुत इजीली यहाँ से मिल जाएंगे। बट आप थोड़ा ऑनेस्टी के साथ यहाँ पर इसको हाइड कर दीजिएगा और आपको ये खुद से करके देखने हैं एक बार, क्योंकि ये मैंने सॉल्व पेपर आपको एक जो पैसेज है एक मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे आंसर मिले, एक को आप करिएगा, ठीक है। इसका बिल्कुल सेम है क्योंकि सेम ही तरीके से आपको इसमें से आंसर फाइंड आउट करने, कोई चेंज नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो क्यों हम दो क्वेश्चन करके वीडियो को बड़ा बनाएं, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, इसके आंसर यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर देख लीजिए आप इसको, इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सेक्शन बी की। अब सेक्शन बी के अंदर हमारे आ जाता है मैसेज लिखने के लिए, और मैसेज सबसे इम्पोर्टेंट है। मैसेज के ऊपर तो वैसे मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी देख लीजिएगा, लेकिन ये वाली वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ मैसेज कैसे लिखा जाता है। जस्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको इसको रीड करना है क्योंकि टेलीफोन कन्वर्सेशन है राजीव एंड रोहित के फादर के बीच की, ठीक है। राजीव कहता है, राजीव फ़ोन करता है, बोलता है हेलो दिस इज़ राजीव, कैन आई टॉक टू रोहित। तो राजीव के जो रोहित के फादर हैं वो फ़ोन पिक करते हैं, वो बोलते हैं सॉरी रोहित इज़ नॉट एट होम, आई एम हिज फादर, कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू। तो रोहित के फादर कहते हैं कि नहीं रोहित अभी घर पे नहीं है, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। राजीव कहता है कि अंकल, फर्स्ट सेकेंड लाइन में सिर्फ दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है, तो आपको क्या करना है, थर्ड लाइन पर डायरेक्ट ले आ जाना, ठीक है। इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन, मेन जो बात की जाती है वो थर्ड टॉपिक में की जाती है, थर्ड वाले बात में की जाती है, ठीक है। जो भी ये मैसेज देता है वो थर्ड वाली लाइन में देता है, और ये थोड़ी सी बड़ी लाइन होती है, ठीक है, इसमें थोड़ा ज़्यादा वर्ड लिखे होते हैं। ये राजीव बोला है कि अंकल आई एम रीचिंग दिल्ली बाय राजधानी एक्सप्रेस फ्रॉम भोपाल एट 5 PM टुमारो, कुड यू प्लीज़ आस्क हिम टू रिसीव मी एट द स्टेशन। यानी कि राजीव कहता है कि अंकल कल मैं दिल्ली पहुंच रहा हूं राजधानी एक्सप्रेस से 5 बजे, ठीक है, भोपाल से, तो आप उसको बोल दोगे कि क्या वो मुझे स्टेशन से पिक कर लेगा, ठीक है। के फादर कहते हैं आई विल गिव द मैसेज टू हिम, यानी कि मैं उसको मैसेज दे दूंगा। तो राजीव कहता है थैंक यू अंकल, थैंक यू इंडीड। अब यहाँ पर जो आपको बोला गया कि रोहित फादर विल नॉट बी एट होम व्हेन रोहित रिटर्न, रोहित के फादर उस टाइम पे घर पे नहीं होंगे जब रोहित आएगा, तो हर एक मैसेज में यही कंडीशन रहेगी, वो पर्सन यहाँ पर नहीं रहेगा, तो आपको मैसेज लिखना है, ठीक है। ब्रीफ मैसेज टू लेफ्ट हिम बाय रोहित, रोहित के लिए आपको एक मैसेज लिखना है, मैसेज छोड़ना है, ठीक है। अब ये 4 मार्क्स देखिए आपको कितनी आसानी से इसी में से मिल जाएंगे, ठीक है। लेते हैं कि हमारा मैसेज हमें लिखना कैसे है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आंसर लिख के आपको मैसेज कैपिटल में लिखना है। मैसेज की स्पेलिंग यहाँ गिवन है, आपको मैसेज कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में नहीं लिखना, ठीक है। आपको एक ब्रैकेट बना देना है इस तरीके से। ब्रैकेट को क्या करना है, इधर से साइड से बना दिया, इधर से ड्रॉ कर दिया, इधर से ड्रॉ कर दिया, इधर की लाइन को इसमें बाद में इसको क्लोज करना, पहले यहाँ पर लिख लेना। आपको दूसरा काम करना है, जो सबसे पहले आपको उसी डेट को लिख देना है जिस डेट को भी ये बात, जिस दिन आपका पेपर है, तो उस दिन उस पेपर वाले दिन आपको ये डेट लिख देनी है। लाइक अगर मान लीजिए आपका 25 नवंबर को इंग्लिश का पेपर है 10th क्लास का, तो आप लिखेंगे 25 नवंबर 2021, ठीक है। फिर टाइमिंग जो आपकी वहाँ पर टाइमिंग है, लाइक आप 4 PM पे आप एग्जाम करें तो 4 PM लिख देना, ठीक है। फिर लिख देना रोहित, क्योंकि लेटर आप रोहित के लिए लिख रहे हो, क्योंकि मैसेज आप रोहित के लिए लिख रहे हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर रोहित लिखोगे। फिर उसके बाद में अब आपका जो है मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और ये आपको बहुत ईजी तरीके से करना है, ठीक है। रोहित लिख दिया कि रोहित, राजीव इज रीचिंग, देखो अब वो राजीव बोल रहा है कि अंकल आई एम रीचिंग दिल्ली बाय राजधानी एक्सप्रेस फ्रॉम भोपाल एट 5 PM टुमारो। तो आप ऐसा तो बताओगे नहीं उसको कि आई एम, तो वो आपको समझ लेगा या उनके फादर को समझ लेगा। अगर मान लीजिए रोहित के फादर ऐसे लिखने लगे कि आई एम रीचिंग दिल्ली, तो ये तो उनके फादर के बारे में हो जाएगा। लड़का जो रोहित है वो तो ये समझ लेगा ना कि मेरे फादर आ रहे हैं। उसे आपको क्या बताना है, उसको आपको चेंज कर देना। आप बोल दोगे कि राजीव, ठीक है, आप क्या बोल दोगे, आई की जगह राजीव लगा दोगे, राजीव। अब क्योंकि राजीव एक सिंगुलर है तो उसके साथ इज लगेगा, उसके साथ एम तो लगेगा नहीं, तो राजीव इज, उसके बाद की पूरी लाइन आपको यहाँ से उठा के क्या कर देनी है, कॉपी कर देनी है। सेम आपको यहाँ तक कॉपी कर देनी है, कुछ चेंजेस नहीं करने आपको, ठीक है। ये कॉपी कर दी, बहुत अच्छी बात है, ये हो गया। उसके बाद में आप क्या करना है कि आप आस्क हिम टू रिसीव मी एट द स्टेशन। टू रिसीव मी एट द स्टेशन की जगह आप क्या लगाओगे कि प्लीज़ रिसीव, ठीक है, प्लीज़ रिसीव हिम,
मी की जगह क्या लगा दोगे, हिम, क्योंकि वो सेकंड पर्सन है, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, थर्ड पर्सन है, उसकी जगह मी की जगह पे क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा, ठीक है। वो तो अपने आप को बोल रहा है कि मुझे वो कर लेगा, तो आप उनके फादर कैसे बोलेंगे कि आप उसको रिसीव कर लेना, ठीक है। तो बोलोगे प्लीज़ रिसीव हिम एट द स्टेशन एंड योर फादर। सिंपल, इतना इजी आपको ये मैसेज लिखने को आता है और ये आपके 4 मार्क्स में मिलता है आपको करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप इसको आसानी से कर लोगे। आपको एक रिपोर्ट आ जाती है, रिपोर्ट आपको लिखनी होती है। तो रिपोर्ट जिन बच्चों को आती है लिखनी, मतलब जिन बच्चों को लगता है कि उनकी इंग्लिश अच्छी है, वो आराम से इसको लिख सकते हैं, तो आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। इसमें आपको एक तो यहाँ पर टाइटल देना होता है, ठीक है, एक मतलब जिस भी टॉपिक बात की जा रही है उसका टाइटल देना होगा, टाइटल का भी 1 मार्क्स आपको मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको डेट लिख देनी है, प्लेस लिख के, एंड देन उसके बाद में जो लिख रहा है बाय प्रकाश अ न्यूज़ रिपोर्टर, क्योंकि एक न्यूज़ रिपोर्टर को रिपोर्ट लिखनी होती है, तो यहाँ पर आप लिखोगे बाय प्रकाश अ न्यूज़ रिपोर्टर। और फिर उसके बाद में आपको अपनी जो है जो भी बातें कहनी है वो स्टार्ट कर दोगे और लास्ट तक बिल्कुल एंड नॉर्मल हो जाएगा, कोई इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। में आ जाते हैं हमारे लेटर के ऊपर, और लेटर आपका 7 मार्क्स का आता है आपका। मोहन राय, सेक्रेटरी ऑफ द रेजिडेंट्स एसोसिएशन ऑफ मयूर विहार, एंड यू फाइंड that every Sunday the main road is occupied by the weekly market, and write a letter to the municipal commissioner East Delhi requesting him to shift the market to be a better place. You can highlight the following points. तो आपको ये भी बोला है, 2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं कि आप इनको भी इंक्लूड कर सकते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती हैं। तो सबसे पहला फॉर्मेट लिखने का जो तरीका होता है, जो फॉर्मेट लिखा जाता है उसमें सबसे पहले आपको लिखना होता है सेंडर का एड्रेस, यानी कि जो भी लेटर सेंड कर रहा है सेंडर का एड्रेस, ठीक है, सेंडर का एड्रेस आपको लिखना होता है। लाइक आप सेंडर हो, आप लिख रहे हो लेटर, तो अगर इसमें लेटर में एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो आप अपना एड्रेस लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन याद रहे एड्रेस ऐसा नहीं है कि पूरे गली मोहल्ले सब लिख दिए, छोटा सा एड्रेस 2 लाइन में आपको एड्रेस लिख देना है, ठीक है। 1 लाइन का स्पेस देना है आपको, और उसके बाद में फिर आपको डेट लिख देनी है जिस डेट में भी आपका वो लेटर लिखा जा रहा है, ठीक है। फिर 1 लाइन का गैप देना है, एंड देन उसके बाद में आपको लिख देना है टू द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर, ठीक है, टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर। उसके बाद में आपको उसका एड्रेस लिख देना है ईस्ट दिल्ली, ठीक है। एंड फिर यहाँ पर 1 लाइन का स्पेस देके आपको डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। एड्रेस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको 1 लाइन का गैप देना है, एंड देन उसके बाद में आपको लिखना है डेटेड ऑन, यानी कि किस डेट को आप लिख रहे हो। फिर उसके बाद में 1 लाइन का देना है, और फिर रिसीवर का एड्रेस, ठीक है, रिसीवर्स का एड्रेस लिखना है, यानी कि जो रिसीव कर रहा है उसका एड्रेस लिखना है, वो ये है टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर और ईस्ट दिल्ली, ठीक है, ये लिख दिया। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर अगेन 1 लाइन का गैप देना है, और आपको यहाँ पर लिखना है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट में आपको कम से कम 4 या 5 वर्ड्स में ही ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है अपना सब्जेक्ट, जो भी है कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी मार्केट में प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपको यहाँ पर लिख देनी है 4 से 5 वर्ड में, ठीक है। एंड देन उसके बाद में रिस्पेक्टेड सर, सैल्यूटेशन, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर, और उसके बाद में आपको यहाँ से स्टार्ट कर देना है कि आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन, इस तरीके से करके, ठीक है। लेकिन इस तरीके से लाइन सीक्वेंस में होनी चाहिए, और इधर के सिर्फ सीक्वेंस में, ऐसा ना हो कि एक लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ऐसा नहीं। लेटर तरीके के साथ आप लिखना, ठीक है। अगर आपने फॉर्मेट भी लिख दिया, ये फॉर्मेट भी लिख दिया, और लास्ट में जो आपको लिखना होता है कि थैंकिंग यू योर फेथफुली मोहन, ठीक है, सेक्रेटरी, इस तरीके से ये भी आपने लिख दिया, और बीच में भी इतना आपको चेक नहीं कर पाए और आपने ऐसे ही चेक कर दिया, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और आपने ये वाली लाइन जो होती है, आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द जो भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, जो भी मेन रोड की प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है, सब्जेक्ट में, वही सब्जेक्ट यहाँ पर भी ऐड कर देना, और उसके बारे में फिर डिटेल में बता देना कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या नहीं आ रही है, और इनका आप जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन निकालिए। एक लाइन ऐड करनी है, ये आपको हर इसमें कर सकते हैं, यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू शिफ्ट द मार्केट टू अ बेटर प्लेस। आप यहाँ पर कोई भी और प्रॉब्लम के बारे में लिख सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड करके, इस तरीके से, ठीक है। इसके ऊपर मैंने लेटर के ऊपर एक और वीडियो बनाई है, प्लीज़ आप वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने फॉर्मेट अलग अलग तरीके से करके बताया है, वहाँ पर मैंने फॉर्मेट के थ्रू बताया हुआ है। तो इस मैसेज के ऊपर भी और आपके इस लेटर के ऊपर भी वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वो देख लिया, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको 3 यहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे, 3 सिचुएशन दी होंगी, 3 सिचुएशन के ऊपर आपको लिखना है। अगेन यहाँ पर आपको इसके बारे में इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप इसको बना सको, लेकिन हम ईजी वाले पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दे रखा है कि
ये हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस से है, ठीक है, 3 मार्क्स में। स्पीडिंग कार हिट एन ओल्ड मैन, एक चलती हुई कार ने एक ओल्ड मैन को हिट करा, ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है कि एन ओल्ड मैन वॉज हिट बाय अ स्पीडिंग कार। देखो एन ओल्ड मैन, ये हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस है, ठीक है। एन ओल्ड मैन हिट बाय अ स्पीडिंग कार, ठीक है, अ स्पीडिंग कार, हिट बाय। अब यहाँ पर क्योंकि हिट की फॉर्म थर्ड फॉर्म भी हिट ही होती है, ठीक है। एक यंग मैन जो है वो उसको हॉस्पिटल लेके गया, टुक टू हिम, ठीक है, यानी कि उसको लेके गया। अब टुक यानी कि ले जाना, तो अ यंग मैन इसको अब इन्होंने चेंज करके लिख दिया, तो यहाँ पर लिखा है ही डैश टू द हॉस्पिटल बाय अ यंग मैन, यानी कि अब यहाँ पर ही हो गया, ही में चेंज कर दिया। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, वॉज टेकन, यानी कि पास्ट की बात करें वॉज टेकन, क्योंकि हमारा क्या होता है कि थर्ड फॉर्म आती है, हर एक एक्टिव पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो वॉज टुक का क्या हो जाएगा, टेकन, तो ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल बाय अ यंग मैन। एंड फिर थर्ड है द कार डैश बाय अ पुलिस मैन एंड द ड्राइवर डैश, द कार, अब यहाँ पर है अ पुलिस मैन स्टॉप्ड द कार एंड अरेस्ट द ड्राइवर, क्या किया, कार को रोका और जो ड्राइवर उसको अरेस्ट किया। तो आप लिखोगे कि द कार अरेस्टेड बाय पुलिस मैन एंड द ड्राइवर वॉज अरेस्टेड है, क्योंकि कंजक्शन और आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, तो इतना सब अगर इसको करेंगे तो इससे नहीं हो पाएगा, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। कंजक्शन को अगर एक दो आपको आते हैं तो आप इसको कर आ सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। बाद में हमें यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब, फिर हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, यानी कि हमें क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है। आप इसको करना चाहते हो कर सकते हो, इसके आंसर यहाँ पर गिवन है, लेकिन अगर नहीं करना चाहते आप इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि इसमें आपको कंजक्शन, इसमें आपको एडजेक्टिव भी आने चाहिए, ठीक है, इसमें आपको आर्टिकल्स भी आने चाहिए। अगर आपने किए हुए हैं तो आप इस वाले टॉपिक को कर सकते हैं। ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें आपके इसमें एट आपके प्रोपोजिशन भी आ रखे हैं, इसमें आपके एडजेक्टिव भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपके इसमें प्रोनाउन भी पूछे गए हैं। तो ये सब चीज़ अगर बेसिक आपको ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने की हुई है तब आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज इसको आप हो सकता है कि बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, तो हम इसको नहीं, ईजी लेवल पर हम इसको नहीं ले रहे। डायलॉग वाले में, डायलॉग वाला बहुत ईजी है, यहाँ पर है, यहाँ पर आपको डैश दिया हुआ है, वहाँ पर आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 3 फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं और ये 3 मार्क्स के हैं। तो पैसेंजर बोलता है कि आई वॉन्ट टू गो टू पुणे, यानी कि मैं पुणे जाना चाहता हूँ। तो इसके रिप्लाई में फिर वो बोलता है कि डैश यू इशू मी अ टिकट फॉर द नेक्स्ट बस, क्या आप मुझे नेक्स्ट बस का जो टिकट है उस इशू कर सकते हो प्लीज़। किसी से बात करते हैं प्लीज़ करके कि क्या आप हमें नेक्स्ट बस का जो टिकट है उसको इशू कर सकते हो प्लीज़। तो यहाँ पर हम कुड लगाते हैं, यानी कि एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमारा कुड यूज़ किया जाता है। कैन हम यूज़ नहीं करेंगे, कैन एक रूडली में उसमें आ जाता है, उसमें बात लाइक हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं तब हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमें किसी से रिक्वेस्ट करके कोई बात तो करनी पड़ी है तो हम यहाँ पर कुड का यूज़ करेंगे। तो कुड यू इशू मी अ टिकट फॉर द नेक्स्ट बस, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा कुड, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। द बुकिंग क्लर्क, जो बुकिंग करेगा वो क्लर्क बोलता है कि आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ, बट द नेक्स्ट बस विल स्टार्ट इन द इवनिंग, लेकिन जो नेक्स्ट बस है वो इवनिंग में स्टार्ट होगी, ठीक है। तो डैश लाइक टू वेट सो लॉन्ग, क्या आप इतने देर तक इंतज़ार करना चाहेंगे। तो यहाँ पर वो बोलता है कि वुड यू, ठीक है, वुड यू लाइक टू वेट, वुड यू लाइक टू वेट यानी कि क्या आप इंतज़ार करना चाहोगे, इंतज़ार करना पसंद करोगे, यानी कि इतना टाइम है, इवनिंग में बस स्टार्ट होगी तो क्या उस तब तक आप इंतज़ार करोगे। तो जो पैसेंजर है वो बोलता है कि आई हैव नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। वेयर डैश आई वेट फॉर द बस, यानी कि मुझे कहाँ पर बस के लिए इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर लगाओगे शुड, ठीक है। तो वेयर शुड आई वेट फॉर द बस, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स में आपको इस तरीके से मिलेगा। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय द फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। तो आप इसको, एक तो सबसे पहले आपको हिंट दिया गया लास्ट इवनिंग, अगर लास्ट इवनिंग की बात की गई है इट मीन्स कि ये पास्ट की बात की जा रही है, ठीक है। तो अब अगर ये पास्ट की बात की जा रही है तो आपको पता है कि आपकी सिंपल सेकेंड फॉर्म लगाई जाती है या फिर वॉज वर्ड लगाया जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है हमारा। आई डैश, यहाँ पर गो है तो गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। तो आई वेंट टू द मार्केट, यानी कि कल मैं लास्ट इवनिंग में मार्केट गया। तो लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द मार्केट, तो गो का क्या बन जाएगा, वेंट। आई डैश वॉन्ट टू बाय सम फ्रूट्स, यानी कि मैं कुछ फ्रूट्स परचेज करना चाहता था। तो आई वॉन्टेड, वॉन्ट का क्या बन जाएगा, आई वॉन्टेड टू बाय सम फ्रूट्स, ठीक है।
देयर डैश बी। अब देखो बी का मतलब होता है कि अगर कोई प्रेजेंट में बात की जा रही है तो इस एम आर लगाया जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और अगर आपका यहाँ पर दिया गया है पास्ट की बात चली है यहाँ पर तो वॉज वर्ड लगाया जाएगा। ठीक है, अब वॉज किसके साथ लगेगा, वर किसके साथ लगेगा, ये आप देखिए। यहाँ पर देयर यहाँ पर आ रखा है कि देयर, यहाँ पर प्लूरल की बात की जा रही है। ठीक है, तो देयर वर प्लेंटी ऑफ मैंगोज फॉर सेल एंड दे डैश सेल मैंगोज एट ₹50 पर केजी। अब यहाँ पर दे रखा है दे डैश, अब सेल के क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म सेल की हो जाएगी सोल्ड। ठीक है, उन्होंने बेचे, यानी कि उन्होंने जो मैंगो थे वो बेचे कितने, ₹50 पर केजी। ठीक है, तो दे सोल्ड मैंगोज एट ₹50 पर केजी। क्योंकि हम थिंक जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, इसे हम सेकंड फॉर्म में बना देंगे। तो क्योंकि पास्ट की बात की जा रही है तो हम हर एक चीज़ पास्ट में बना देंगे। अगर मान लीजिए आपको ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस से स्टार्टिंग करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का एक आध सेंटेंस आपको हिंट में दिया होगा, आपको वही उस तरीके से सबको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में बनाना है। ठीक है, वो आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने यहाँ पर कर दिया, आई थॉट दैट आई डैश बाय 2 kg ऑफ मैंगोज। तो आई शुड बाय यानी कि सेल का सेकेंड फॉर्म बन जाएगी शुड। ठीक है, पास्ट फॉर्म बन जाएगी शुड। तो आई शुड बाय 2 kg ऑफ मैंगोज। ठीक है, तो सिंपल इस तरीके से आपको जो है इसका आंसर देना है। और याद रहे ये 6 मार्क्स का है, सबसे इजी है ये वाला, 6 मार्क्स का है। एक कोई ना कोई हिंट आपको दिया होगा। अगर ये पास्ट का सेंटेंस होगा तो आपको लास्ट इवनिंग, लास्ट डे या फिर लास्ट वीक इस तरीके से दिया होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ हिंट जरूर दिया होता है। ठीक है, अगेन आपको 11 क्वेश्चन में 3 मार्क्स के फिर से आपको डायलॉग पूछे गए हैं। तो यहाँ पर है, इसमें भी आपका जो यूज़ किया मॉडल्स यूज़ किए गए हैं। ठीक है, सर मे आई लीव द क्लास अ लिटिल अर्ली, यानी कि बच्चा जो है वो पूछता है कि सर क्या आज मैं थोड़ा जल्दी जा सकता हूँ स्कूल से। तो टीचर बोलता है कि वाई डैश यू लीव अर्ली, यानी कि आपको जो है वो जल्दी क्यों जाना चाहिए, क्यों आप जाना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुड लगाएंगे, वाई शुड यू लीव अर्ली। ठीक है, आप जल्दी क्यों जाना चाहते हो। स्टूडेंट बोलता है कि आई डैश टेक माई मदर टू द हॉस्पिटल, यानी कि मुझे मेरी मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना है। जब हम लगाते हैं कि हमें ये काम करना पड़ेगा या मुझे जाना पड़ेगा तो आई के साथ हैव आता है तो टू लगा देंगे, आई हैव टू टेक माई मदर टू द हॉस्पिटल। ठीक है, अगर यहाँ पर ही होता है तो ही हैज़ टू। ठीक है, हमारे साथ अगर यहाँ पर आई है तो हैव लगेगा, आई हैव टू और जरूर लगाना है। ठीक है, आई हैव टू टेक माई मदर टू द हॉस्पिटल। तो टीचर बोलता है कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद हर, यानी कि उनको क्या हुआ है, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो स्टूडेंट बोलता है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ओनली द डॉक्टर कैन टेल, या फिर मतलब आप इसमें कैन भी लगा सकते हो, विल भी लगा सकते हो, दोनों चल जाएंगे। ठीक है, कैन टेल यानी कि सिर्फ डॉक्टर ही बता सकता है या डॉक्टर बताएगा। ठीक है, इस तरीके से करके तो ये आपके जो है वो 3 मार्क्स के यहाँ से इस तरीके से इसके आंसर आपके मिल जाएंगे। ठीक है, मैं ये आपका जो है वो नरेशन स्पीच से है, तो नरेशन स्पीच वाले को हम नहीं करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लेंथी है। अगर इसको अभी मैं यहाँ पर करा भी दूंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये तो डायलॉग नॉर्मल से है, आपके मॉड्यूल से, आपको अगर थोड़ा बहुत भी पता है तो एग्ज़ाम तक बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आ रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है, उसके बाद में हमें यहाँ पर जो है ये हमारा डी लिटरेचर पार्ट स्टार्ट हो जाता है, तो हम क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट जो है वो यहाँ पर मैं करा नहीं रही हूँ। एक्सट्रैक्ट में सिंपल होता है कि अगर आपने अपनी बुक पढ़ी हुई है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था कि जो मैं आपको 1 घंटे वाली वीडियो प्रोवाइड करूँगी उससे पहले आपको आपकी बुक के चैप्टर्स को रीड जरूर करना है। ठीक है, तो आई होप आपने रीड कर लिया होगा। और अगर आपने रीड कर लिया है तो यहाँ पर जब नाम यहाँ पर उसका जो सब्जेक्ट है उसको प्रोनाउन में लिखा जाएगा शी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, उसका नाम क्या है। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है, यहाँ पर है, इसमें से आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। और कुछ साथ साथ आपने स्टोरी को पढ़ा होगा तो वहाँ से आपकी जो है वो हेल्प हो जाएगी। ठीक है, हमारा 17 में भी एक्सट्रैक्ट गिवन है, यहाँ पर भी हमें हमारी बुक से लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो आई दे रखा है, एक तो आपसे पूछा जाएगा 4 में से एक क्वेश्चन तो आपको इस तरीके से पूछा जाएगा कि आई कौन है। तो आई इस केस में राजा है। ठीक है, तो ये एक राजा वाले चैप्टर है, उससे ये वाली कहानी ली गई है। तो इस तरीके से आपने अगर वो कहानी पढ़ी होगी, यहाँ पर आपको नाम देखो, यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं हिंट गिवन होता है, राजा यहाँ दे रखा है। ठीक है, हैपन टू राजा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इसमें आपको नाम भी गिवन होगा, आपको बस देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको इसके आंसर देने हैं। बाकी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर हैं। 18 में आपको यहाँ पर क्या गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, उसमें से आपको इनमें से कोई एक आंसर होगा। ये भी आपका बुक का पार्ट है, लिटरेचर पार्ट है। तो मैंने जो आपको अभी तक ग्रामर पार्ट गया है, आप अगर उसको भी कर लेते हैं तो आपको ये लिटरेचर पार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पर आप एक्सट्रैक्ट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट आपका जो है एक अच्छे आपको मार्क्स दिला देता है। क्वेश्चन है
तो मैं आपको क्वेश्चन से नहीं बता रही हूँ, ठीक है। मैंने आपको जो बताया है अभी तक फ़िलहाल, जो चैप्टर जो मैंने अभी आपको सॉल्व पेपर दिखाया है, जो सॉल्व पेपर में आपको मैंने बताया कि इन टॉपिक्स को आप कर लीजिए, आप आसानी से पास हो जाओगे। तो आप इतना प्रिपेयर करिए एंड देन उसके बाद में आप एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जब अगर आप इतना जितना बताया गया है उतना भी कर लेते हैं सही तरीके से, तो आप आसानी से पास हो जाएंगे। पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ही आप यहाँ पर कवर कर लेंगे, बाकी आपके TMA के मार्क्स हो जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड कि ये वीडियो से आपकी बहुत हेल्प होगी। इसी तरीके की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, ताकि आप मुझे यहाँ पर मोटिवेट कर सकें, मुझे आप यहाँ पर सपोर्ट कर सकें, ताकि मैं और भी इस तरीके की वीडियोस बना सकूँ। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।